जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे भी हम लोगों ने बिहार एसएससी के लिए साइंस की क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करा था। लेकिन मैंने आप सबों से वादा करा था कि हम लोग 15 दिन में 15 साइंस के प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज ये है आपका पहला सेट और इस सेट का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, को नहीं होगा, की होगा। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सरता नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन है शहद में ऑक्सीजन का अभाव रहता है, अतः जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। दूसरा ऑप्शन है इनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जीवाणु के आक्रमण को रोक देते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। और चौथा ऑप्शन है कि कोई विकल्प सही नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो शहद है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में हनी कहते हैं, इसमें शक्कर की उच्च सांद्रता होती है। उच्च सांद्रता की बात करें तो मतलब उच्च मात्रा होती है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शक्कर पाई जाती है। और कहा जा रहा है कि ये सरता नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग हनी की बात करते हैं, शहद की बात करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी शहद को हम लोग कई साल बाद भी यूज करेंगे तो शहद खराब नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो शहद होता है सर, उसमें जल के अणु ज्यादा मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं। और आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से विकसित होने के लिए जल का अणु अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए। क्या ध्यान में रखेंगे कि जो शहद है इसमें जल के अणु पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी सूक्ष्म जीव को पूरी तरह से विकसित होने के लिए जल की पर्याप्त मात्रा की जरूरत होती है। क्योंकि शहद में यानी कि हनी में जल की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है ताकि उसमें सूक्ष्म जीव आकर के पूरी तरह से विकसित हो सके, इसीलिए शहद जो है वो आपका जल्दी सड़ता नहीं है, यानी कि जल्दी खराब नहीं होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि सड़ने का मतलब हुआ कि उस पर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह का अटैक होगा। और कोई भी बैक्टीरिया किसी अन्य चीज में जाकर के सरवाइव तभी करेगा जब वहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यानी कि जब वहां पे जल की अणु उपस्थित होगी। लेकिन शहद में तो जल की अणु उपस्थित ही नहीं होती। तो आपका जो पहला ऑप्शन है कि शहद में ऑक्सीजन का अभाव रहता था, जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते, तो जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। और ऐसे ध्यान में रखेंगे कि शहद में ऑक्सीजन की मात्रा होती है और वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में। तो कहीं ना कहीं आपका पहला ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि इनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जीवाणु के आक्रमण को रोक देते हैं। मेरे मित्र, ऑब्वियसली जो आपका शहद होता है ये एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हम लोग के लिए होते हैं और इसी फायदे के लिए हम लोग शहद का उपयोग करते हैं। लेकिन इस एंटीऑक्सीडेंट का यह मतलब नहीं होता है कि ये जीवाणु के आक्रमण से शहद को बचा ले या शहद को सड़ने से बचा ले, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है कि उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस करा कि गुरुजी शहद में जल के अणु की मात्रा कम होती है या पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, जबकि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव को पूरी तरह से विकसित होने के लिए जल की पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है। लेकिन शहद में तो ऐसा होता नहीं है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन का वो क्या है? सही आंसर है। क्या इसमें क्या कहा जा रहा है कि उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण
पानी निकल जाने के कारण मतलब क्या हुआ कि सर शहद में पानी नहीं होता, इस वजह से जीवाणु जो है, जो आपका बैक्टीरिया वगैरह होता है, वो सक्रिय रूप से इसमें जीवित नहीं रह पाता है। और चौथा विकल्प है कि कोई विकल्प सही नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी तो हमारा सही है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका हनी है, जो आपका हनी है जिसको आप शहद बोलते हो, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शहद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी याद रखना कि शहद में ग्लूकोनिक एसिड पाया जाता है। शहद में कौन सा एसिड पाया जाता है? ग्लूकोनिक एसिड पाया जाता है। और साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछे कि मधुमक्खी के काटने से, चूंकि आप सबों को मालूम है कि शहद किससे मिलेगा, तो आप कहेंगे सर मधुमक्खी से मिलेगा। ये क्या करते हैं? तो सर अलग अलग तरह के फूल से रस को चूसते हैं और फिर जाकर के अपने हनी कॉम्ब में उस रस को रखते हैं, और वही जब मैच्योर हो जाता है तो हम लोग शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मधुमक्खी के काटने से, मधुमक्खी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है, मधुमक्खी के काटने से कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल निकलता है, तब आप सभी याद रखना फॉर्मिक एसिड। क्या याद रखेंगे? फॉर्मिक एसिड। तो ध्यान में रखिएगा ये दोनों बात कि मधुमक्खी के काटने से जो आपको बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, किसके वजह से? फॉर्मिक एसिड के वजह से। और जो हनी यानी कि शहद होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सर ग्लूकोनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? ग्लूकोनिक एसिड। ये सड़ता क्यों नहीं है? तो सर इसमें पर्याप्त मात्रा में जल की मात्रा उपस्थित नहीं होती। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी देख रहे होंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? पहला ऑप्शन है बड़ी आंत, दूसरा ऑप्शन है मूत्राशय, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत, और चौथा ऑप्शन है पेट। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किस अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका दीर्घ रोम अथवा रसांकुर है, इसी को हम लोग विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और मेरे मित्र इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन या उच्च श्रेणी के जंतु के पाचन तंत्र को समझना होगा। सीधे सीधे हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि पाचन तंत्र की। ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य या उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, मनुष्य या अन्य उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, इसका जो पाचन तंत्र होता है ये दो चीज से मिलके बना होता है। कितनी चीज से मिलके बना होता है? दो चीज से मिलके बना होता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग आहार नाल बोलते हैं, और दूसरा आपका एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हम लोग सहसंबंध पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य हो या फिर कोई अन्य उच्च श्रेणी के जंतु हो, उसका जो पाचन तंत्र होगा वो किससे मिलके बना होगा? आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से, और साथ ही सहसंबंध पाचक ग्रंथि से। मतलब क्या हुआ कि इसी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ क्या होंगे? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे। क्या होंगे? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आहार नाल में कौन आ जाएगा? तो सर इसकी शुरुआत तो मुख गुहा से होती है, और ये लास्ट कहां पे करता है? बड़ी आंत में। तो मुख गुहा, साथ में आपका अमाशय, अमाशय, फिर आपका छोटी आंत, छोटी आंत, फिर आपका बड़ी आंत। ये सब के सब मिलके क्या करते हैं? तो सर आहार नाल का निर्माण करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि भोजन के पाचन में अलग अलग तरह के पाचक रस की भी जरूरत होती है, जैसे कि बाइल जूस। तो आप सभी कहते हो गुरुजी ये लीवर से सेक्रेट किया जाता है। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से सेक्रेट किया जाता है। सलीवा, तो आप कहते हो सलेवरी ग्लैंड से स्रावित किया जाता है। तो जो आप बात करते हो सर सलीवा की, साथ ही साथ जो आप बात करते हो लीवर की, फिर जो आप बात करते हो पेनक्रियाज की, ये सब के सब क्या होते हैं? तो सर ये सब के सब सहसंबंध पाचक ग्रंथि होते हैं, यानी कि एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो सर आहार नाल का सबसे लंबा भाग,
आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो आपका छोटी आंत होती है। कौन सा होता है सर? छोटी आंत होती है। और ध्यान में रखेंगे कि शाकाहारी जंतु में यानी कि जो वेजिटेरियन एनिमल होते हैं उसमें जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई मांसाहारी जंतु की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मांसाहारी जंतु के अपेक्षा शाकाहारी जंतु की जो छोटी आंत होती है वो लंबी क्यों होती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शाकाहारी जंतु जनरली घास खाते हैं और जो घास होता है उसमें मेनली रूप से सेलुलोज पाया जाता है और इसी सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी जंतु का जो छोटी आंत होता है उसकी लंबाई मांसाहारी जंतु के छोटी आंत से अधिक होती है। साथ ही आपको यहाँ पे यह भी ध्यान में रखना होगा कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है और ये जो आपका छोटी आंत है, ये जो आपका छोटी आंत है ये 3 भाग में बटे होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका ड्यूडेनम। पहला क्या होता है? ड्यूडेनम, जिसको हम लोग ग्रहणी या पक्वाशय बोलते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रहणी या पक्वाशय बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका जेजुनम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मद आंत्र बोलते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है? तो तीसरा होता है आपका इलियम, जिसको हम लोग शेष आंत्र बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हिंदी भी लिख दे रहा हूं सर, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। इसको मध्य आंत्र बोला जाता है और इसको शेष आंत्र बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो छोटी आंत के 3 भाग हैं, पहला आपका ड्यूडेनम, दूसरा आपका जेजुनम और तीसरा आपका इलियम। इसमें सबसे छोटा भाग जो है वो ड्यूडेनम होता है और सबसे लंबा भाग जो होता है वो क्या होता है सर? इलियम होता है। और ध्यान में आप ये रखिएगा कि आप जो ये कहते हैं कि छोटी आंत में गुरुजी भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, एक्चुअली में जो छोटी आंत है उसके किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन या अवशोषण होता है? तो आप सभी याद रखिएगा कि छोटी आंत का जो इलियम होता है यहां पे भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। छोटी आंत में जो जो आपका इलियम है यहाँ पे क्या होता है? तो भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, अंतिम रूप से पाचन होता है और साथ ही साथ क्या होता है? तो सर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और ये जो आपका छोटी आंत का भाग इलियम है, इसी में क्या रहता है सर? तो सर इसी में विल्ली रहता है, या इसको आप विलाई भी बोल सकते हो, जिसको हिंदी में दीर्घ रोम अथवा रसांकुर बोला जाता है। और यही विलाई जो कि आपका उंगली नुमा संरचना के रूप में होता है, उंगली जैसा दिखता है, ये क्या करता है? तो सर जो आंत में अवशोषण का सतह होता है उसको बढ़ा देता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। मतलब ये हुआ कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं, तो आप कहेंगे सर आपने बताया छोटी आंत के 3 भाग ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में विली होती है यानी कि दीर्घ रोम या रसांकुर होती है और इसकी संरचना उंगली नुमा होती है। और ये क्या करते हैं? तो सर आंत का जो अवशोषण सरफेस होता है उसको बढ़ा देता है और भोजन के अवशोषण में मदद करता है। तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा कौन लेके जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। तो आप सभी इस चीज को भी अपने माइंड में हमेशा रखेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, आप कहेंगे छोटी आंत। लेकिन क्वेश्चन ये करा जाएगा कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे इलियम। क्या होता है यहाँ पे? भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है और क्या होता है? तो सर अवशोषण होता है। और इसी में क्या होता है? तो सर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे दीर्घ रोम अथवा रसांकुर या फिर इंग्लिश में विलाई बोला जाता है। नेक्स्ट आप कहेंगे गुरुजी ये बड़ी आंत क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे बड़ी आंत क्या होता है? तो पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। बड़ी आंत क्या है? पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है और ये 2 पार्ट में समानता विभक्त होते हैं, रेक्टन और कोलोन। मेनली इसका काम क्या होता है? तो अपचा भोजन को स्टोर करना और टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट है मूत्राशय, इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। मूत्राशय यानी कि मूत्र का रहने वाला स्थान। तो आप सभी कह सकते हैं कि गुरुजी यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र रहता है, तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? मूत्राशय कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे पेट है तो इसको स्टमक बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि संभारी क्या होते हैं।
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि संभारिक को हम लोग इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं, और आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में। जनरली जब हम लोग समस्थानिक की बात करते हैं, जनरली जब हम लोग समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वैसे तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाता है, समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन 612 और कार्बन 614 की, ये दोनों क्या है सर, समस्थानिक हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन 1735 35.5 और क्लोरीन 1737 की, तो ये क्या है सर, समस्थानिक है। जो आपका हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13 जिसको आप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं, ये क्या है, तो सर समस्थानिक है। क्या देख रहे हैं कि सबका परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न है, ये क्या कहलाए सर, समस्थानिक। इसी तरह अगर हम बात करेंगे संभारिक की, अगर हम बात करेंगे संभारिक की, तो सर इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है। और मेरे ख्याल से आप सबों को दिक्कत नहीं होगा। संभारिक मतलब क्या कि वैसे तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो। जैसे अगर हम बात करें आर्गन 1840 की, और साथ ही बात करें पोटेशियम 1940 की, और बात करें कैल्शियम 2040 की, ये तीनों क्या कहलाते हैं, तो सर ये तीनों संभारिक यानी कि आइसोबार कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो संभारिक होते हैं उसमें क्या होता है, तो सर न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है। आप कहेंगे ये क्या है सर, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि चूंकि आप कह रहे हैं कि आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, पोटेशियम का 40, कैल्शियम का 40, मैंने बोला संभारिक में न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है। जब हम लोग बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की, तो A=P+N कहते हैं। A= क्या कहते हैं, P+N। तो यहाँ पे ये 40 क्या है, आप कहेंगे P+N है। ये क्या है, P+N है। ये क्या है, तो सर P+N है। P+N बोले तो P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। और भाई मेरे परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू फॉर्मूला तो आप लोग यही लगाते हैं। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि तीनों में P+N समान है, और ये जो आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है इसी को क्या बोला जाता है, तो सर इसी को न्यूक्लियॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है, या फिर इसी को नाभिक बोला जाता है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संभारिक में क्या समान होती है, आप कहेंगे न्यूक्लियॉन की संख्या या फिर नाभिक की संख्या समान होती है। ऐसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि संभारिक क्या होते हैं, तो पहला ऑप्शन है ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है, आप कहेंगे बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है, बिल्कुल सही आंसर है सर। तीसरा देखेंगे तो ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान भिन्न होता है, कोई लेना देना है ही नहीं, दोनों सर भिन्न है। चौथा ऑप्शन ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान है तथा द्रव्यमान समान है, तो सर इसका भी कोई लेना देना है ही नहीं। परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान समान है, ऐसा कौन सा तत्व हो सकता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि गुरुजी नैनोमीटर का वैल्यू हमने तो सेंटीमीटर में याद ही नहीं रखा है। मेरे मित्र क्या जरूरी है याद रखने की, आप सबों को मालूम होगा कि एक नैनोमीटर में हम लोग क्या कहते हैं, गुरुजी 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो क्या इसको हम 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं, आप कहेंगे शौक से लिख सकते हैं। भाई जब 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है तो इतना मीटर में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इतना को इतना से गुना कर दीजिए। तो लीजिए सर 10⁻⁻9 इंटू 10⁻² को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर दोनों का बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा सवाल कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 310 डिग्री, 98.4 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 36.9 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 31.5 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर,
मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की, ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी डिग्री सेल्सियस में हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, जबकि डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग कितना मानते हैं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं। भाई मेरे आपके ऑप्शन में 310 डिग्री दिया हुआ है, गलत है। 98.4 डिग्री दिया हुआ है, गलत है। 36.9 डिग्री दिया हुआ है और 31.5 डिग्री दिया हुआ है। आप क्या कह रहे हैं कि गुरुजी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 के अप्रॉक्स में तो 36.9 है, बाकी और कोई ऑप्शन है नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। पहला ऑप्शन है लोहा, क्रोमियम, यशद एवं कार्बन। दूसरा है लोहा, टीन, मैग्नीशियम एवं यशद। तीसरा है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। और चौथा है आपका लोहा, निकिल, यशद एवं टीन। मेरे मित्र यहाँ पे बात की जा रही है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्टेनलेस स्टील जो है ये क्या है, तो एक प्रकार का एलॉय है जिसमें लोहा के साथ साथ किसको मिलाया जाता है, तो गुरुजी क्रोमियम को मिलाया जाता है, साथ ही साथ निकेल रहता है इसमें, और क्या रहता है, तो गुरुजी मैग्नीज रहता है, और क्या रहता है, तो गुरुजी कार्बन रहता है। क्या रहता है, कार्बन रहता है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्टेनलेस स्टील है जिसको हम लोग एलॉय यानी कि मिश्र धातु बोलते हैं, उसका कंपोजिशन क्या है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और कार्बन। ध्यान में आपको ये रखना है कि इसमें लोहा की परसेंटेज 72% के आसपास होती है। ध्यान में रखिएगा, ये डाटा बदलते रहता है, कंपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 70% होता है। लोहा का मात्रा स्टेनलेस स्टील में 72%, क्रोमियम जो है 17 से 19%, और बाकी 7 से 9% में आपका कौन आ जाता है, निकेल, मैग्नीज और कार्बन आ जाता है। जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो मिश्र धातु है इसमें लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और कार्बन है। पहले ऑप्शन में लोहा, क्रोमियम और कार्बन तो दिया हुआ है, लेकिन ये यशद दे करके पूरे ऑप्शन को ही ले डूबा सर। दूसरा ऑप्शन लोहा, टीन, मैग्नीज एवं यशद फिर दे करके पूरे ऑप्शन को ले डूबा। यशद बोले तो जस्ता को यशद बोला जाता है। और सर इसी को हम लोग जब गैल्वेनाइजेशन में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, यस्दीकरण, मतलब जस्ता का लेप चढ़ाना। तो यस्दीकरण जस्ता का लेप चढ़ाना होता है, लेकिन यशद बोला जा रहा है तो जस्ता की बात की जाएगी। तीसरा ऑप्शन है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। आप कहेंगे सर ये हमारा सही आंसर है। और चौथा है लोहा, निकिल, यशद एवं टीन। आप कहेंगे ना तो इसमें यशद होता है और ना ही टीन होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये तो स्टेनलेस स्टील का क्या था, कंपोजिशन था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहा के साथ मिलाया जाता है, लोहा के साथ मिलाया जाता है। क्वेश्चन आपका कभी कभी इस ढंग से पूछ लिया जाता है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहा के साथ मिलाया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे कि लोहा के साथ जो है क्रोमियम और साथ ही क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है। या आप कह सकते हैं कि गुरुजी लोहा के साथ क्रोमियम, मैग्नीज और निकेल मिलाया जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है कि भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। दूसरा है कि जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अभिलय लवण होते हैं। तीसरा है सर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। और चौथा ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र बात की जा रही है यहाँ पे भारी पानी की। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर इसका फॉर्मूला होता है D2O। पढ़ते क्या है इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहां पे कहेंगे सर ये डी वाला एलिमेंट तो नया दिख रहा है,
मेरे मित्र नया नहीं है, अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक H11, H12 और H13, तो इसको बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है? प्रोटियम। इसको बोला जाता है ड्यूटोरियम और इसको बोला जाता है ट्राइटियम। क्या बोला जाता है? ट्राइटियम। तो जो आपका हैवी वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। जो आपका भारी जल है उसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रखा जाता है, आप कहेंगे गलत है। भारी पानी में तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होगा। दूसरा ऑप्शन है जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, आप कहेंगे ये भी गलत है। तीसरा है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है, बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखेंगे सर कि कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि H2O ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहेगा तो आप लोग समझ ही लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये रहता है कि पानी का अनुभार 18 है तो भारी जल का अनुभार होगा। अब बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला ऑप्शन में आपका 18 रहता है, दूसरा ऑप्शन में 20, तीसरा ऑप्शन में 17.5, चौथा ऑप्शन में 22 हो सकता है, पांचवा ऑप्शन में 25 हो सकता है। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई मित्र तो वाटर का अनुभार रट लेते हैं कि 18 होता है, बिल्कुल सही भी है। तो वो लोग सोचते हैं एग्जाम में जाकर के, चूंकि क्वेश्चन तो हमसे करा जा रहा है कि पानी का अनुभार 18 है तो भारी जल, तो पानी और भारी जल बराबर है, इसका आंसर 18 होगा। मेरे मित्र यह गलत हो जाता है, क्योंकि पानी का आप अनुभार 18 ला रहे हैं, इसका मतलब आप H2O की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं चेला जी, तो हाइड्रोजन का टोटल भार कितना होगा? 2, ऑक्सीजन के 1 हैं, तो टोटल कितना होगा? 16। तो ये तो आप आसानी से कह सकते हैं गुरुजी 18 होता है। लेकिन जब बात की जाएगी भारी जल की, किसकी बात की जाएगी? भारी जल की, तो इसका फॉर्मूला आप D2O पढ़े हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो ड्यूटेरियम है इसका अनुभार कितना, सॉरी परमाणु भार कितना होता है? 2 होता है। और इसमें कितने परमाणु हैं ड्यूटेरियम के? 2। तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा आपका 20। क्या हो जाएगा सर? 20। तो जो क्वेश्चन करा जाता है कि पानी का अनुभार 18 है तो भारी जल का अनुभार होगा, आप 18 नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा? 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे आया? तो सर जो ड्यूटेरियम है उसका परमाणु भार होता है 2 और भारी जल में ड्यूटेरियम के 2 परमाणु होते हैं, तो 2 दूना 4 प्लस 16 20 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है आपसे कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? यानी कि मानव शरीर में जो क्षुद्र आंत होता है, आप कहेंगे ये क्षुद्र आंत क्या है? तो चला जी, क्षुद्र आंत इसी को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। क्षुद्र आंत्र को ही क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं। तो क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि मानव शरीर में जो छोटी आंत है इसके 3 संरचनात्मक भाग हैं और लंबाई के आधार पर कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? कौन सा सही ह्रासमान क्रम का मतलब क्या हुआ? तो सर ह्रासमान क्रम का मतलब हुआ घटते हुए क्रम। क्या हुआ सर? घटते हुए क्रम, यानी कि जो सबसे ज्यादा लंबा होगा उसको पहले रखना होगा, फिर उससे जो कम लंबा होगा उसको रखना होगा, फिर जो सबसे कम लंबा होगा उसको रखना होगा। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि जो हम लोग बात करते हैं कि गुरुजी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी कि जो छोटी आंत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र आंत कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र आंत कहते हैं। इसके 3 संरचनात्मक भाग होते हैं, जिसमें पहला आपका क्या कहलाता है? पहला आपका ग्रहणी या फिर इसी को पक्वाशय बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। दूसरा क्या होता है?
तो सर दूसरा जो है वो मध्य आंत्र होता है। दूसरा क्या होता है? मध्य आंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में जेजुनम बोलते हैं। और तीसरा आपका इलियम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग शेष आंत्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो शेष आंत्र है ये क्या होता है? सबसे लंबा होता है। क्या होता है सर? सबसे लंबा होता है इस तीनों में। और सबसे छोटा कौन होता है? तो सर सबसे छोटा जो है ये आपका ग्रहणी होता है। तो आप सभी इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि छोटी आंत की सबसे लंबी भाग कौन सी है? तो सर शेषांत्र यानी कि इलियम। यहां पे मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं सर, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको इलियम बोला जाता है, इसको जेजुनम बोला जाता है, इसको जेजुनम बोला जाता है, और इसको जो है वो ड्यूडेनम बोला जाता है। ड्यूडेनम बोला जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि सबसे लंबा कौन होगा? इलियम। और फिर उससे कम लंबा कौन होगा? जेजुनम। और सबसे छोटी कौन होगा? तो आप कहेंगे सर ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे लंबा को पहले रखना होगा। तो पहले हम लोग किसको रखेंगे? आप कहेंगे शेषांत्र को रखेंगे। पहले किसको रखेंगे हम लोग? शेषांत्र को रखेंगे। फिर किसको रखा जाएगा? तो गुरुजी फिर मध्य आंत्र को रखा जाएगा। फिर किसको रखा जाएगा? तो फिर ग्रहणी यानी कि पक्वाशय को रखा जाएगा। देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में ये वाला चीज मैच करता है। आप कहेंगे सर सबसे अंतिम ऑप्शन हमारे इस चीज को मैच करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मेरे ख्याल से आप में से किसी भी मित्र को इस क्वेश्चन में परेशानी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब बर्फ यानी कि आइस पिघलेगी यानी कि मेल्ट होगी तो ये किस में बदलेगा? आप कहेंगे लिक्विड में बदलेगा, यानी कि ये तरल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तरल में बदल जाएगा। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये मालूम ना हो कि जब आइस आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा मतलब उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो सर कम हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जाड़े के दिनों में जो पानी का पाइप होता है वो फट क्यों जाता है? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जाड़े के दिनों में ठंडे प्रदेश में पाइप में पानी जम जाता है, जिस वजह से जो पाइप के अंदर का पानी होता है जमने के बाद बर्फ में तब्दील हो जाता है और उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। और इसीलिए पानी के जमने के चलते और बर्फ जो बना है उसमें आयतन में वृद्धि होने के चलते पाइप पे दबाव पड़ता है और पाइप फट जाता है। तो इसका सेम उल्टा यहां पे होता है कि अगर बर्फ को पिघला दिया जाए तो क्या होगा? तो सर जब पानी जम रहा था तो आयतन बढ़ रहा था, और जब बर्फ पिघल के पानी बदल जाएगा तो आयतन घट जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था सर। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन सी जो है वो घाव के भरने में सहायक होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि जो यहाँ पे विटामिन की बात की जा रही है जो यहाँ पे आपका विटामिन की बात की जा रही है चेला, ये विटामिन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, एक कौन सा होता है? जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा कौन सा होता है? वसा में घुलनशील विटामिन। ध्यान में रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो सर विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो सर विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब के सब क्या है? वसा में घुलनशील है। ये सब के सब क्या है सर? वसा में घुलनशील विटामिन। ध्यान में आप ये रखेंगे कि ये जो आपका विटामिन सी है, ये जो आपका विटामिन सी है, ये न सिर्फ आपको घाव को भरने में मदद करता है या घाव के भरने में सहायक होता है, बल्कि ये आपके बॉडी को संतुलित करने के लिए भी जरूरी होता है। और बॉडी में विटामिन सी की मात्रा होना बहुत ही अनिवार्य होता है।
कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये आपके प्रतिरोधी क्षमता को भी विकसित करता है। इसीलिए किसी को सर्दी खांसी वगैरह हो जाता है तो उसको विटामिन सी का टैबलेट दिया जाता है। यहां पे आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो आप सभी याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। और साथ ही अगर हम बात करें विटामिन बी की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो विटामिन बी है ये 11 प्रकार के विटामिनों का समूह होता है। और विटामिन बी में क्या होता है, तो सर नाइट्रोजन पाया जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि जो विटामिन बी1 होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर बेरी रोग होता है। साथ ही क्या कहेंगे कि गुरुजी विटामिन बी और सी दोनों ही क्या हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है विटामिन ए, कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों ने कई बार याद करा होगा कि जो विटामिन ए है इसकी कमी से क्या हो सकता है, तो रतौंधी हो सकती है, जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो सकती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं सर रेटिनॉल होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे सर रिकेट्स नामक रोग होता है जो कि बच्चों में हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, जबकि विटामिन ए और डी क्या है, वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज किसने करा, तो आप कहेंगे गुरुजी फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा, फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, चौथा है आपका सिट्रिक एसिड। मेरे मित्र कहने की कोई जरूरत नहीं है, जैसी ही बात की जाएगी बैटरी की तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें H2SO4 होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की बात की जा रही है। HCl आपका किस प्रकार का अम्ल है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि HCl जो है ये अनॉक्सी अम्ल है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। या फिर इसको आप हाइड्रा एसिड भी कह सकते हो। मैंने पीछे के किसी सेशन में आपको ऑक्सी अम्ल, अनॉक्सी अम्ल या फिर हाइड्रा अम्ल क्या होता है इसको अच्छे से बताया है। अब नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। तो सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KNO3, सॉरी ये तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, चला नाइट्रिक एसिड HNO3 होगा। क्या होगा सर, HNO3 होगा। और ध्यान में रखेंगे ये है आपका सिट्रिक एसिड जो कि आपका साइट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल में पाया जाता है। ये क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे कि सर ये जो है ये प्राकृतिक अम्ल है। ये क्या है, प्राकृतिक अम्ल है, यानी कि आप कह सकते हो नेचुरल एसिड है। बाकी के H2SO4, HCl, HNO3 ये सब के सब कहां पे तैयार किए जा सकते हैं, तो सर लैब में तैयार किए जाते हैं। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, संश्लेषित अम्ल भी बोला जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। पहले तो आप ये समझिए कि जो एसिड रेन की बात की जा रही है, जो एसिड रेन की बात की जा रही है जिसको हम लोग अम्ल वर्षा कह रहे हैं, ये किसके चलते होता है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उससे धुआं निकलता है और उस धुआं में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की मात्रा होती है, सल्फर की मात्रा होती है। जो सड़कों पे वाहन चलती है उससे जो धुआं एग्जॉस्ट होता है उसमें भी नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ये जो धुआं है जो फैक्ट्री से निकल रहा है और जो सड़कों पे वाहन से निकल रहा है, ये एक्चुअली में कहाँ जा रहा है गुरुजी, हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ये ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, तो सर एसिड में तब्दील हो जाता है। और वही एसिड जब बारिश के रूप में हम लोगों के पास गिरता है नीचे, तो हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा हो रही है। मतलब ये जो अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है, इसका मेनली कारण कौन है, तो सर इसका मेनली कारण जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है सर, नाइट्रस ऑक्साइड। और साथ ही साथ क्या है, तो सर सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है सर, सल्फर डाइऑक्साइड। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अम्ल वर्षा बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालता है हमारे पर्यावरण पे। पहला तो ये प्लांट को किल कर देगा। अगर लगातार किसी जगह पे अम्ल वर्षा होते रहे तो प्लांट जो है वो बर्बाद हो जाएंगे।
मिट्टी का जो फर्टिलिटी होगा वो खत्म हो जाएगा। अम्ल वर्षा हो रहा है तो आसपास के तालाब में जो छोटे छोटे जीव होंगे जो इको फ्रेंडली है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी रीजन ये कि जो अम्ल वर्षा है ये कहीं ना कहीं मार्बल कैंसर का कारण बनती है, और इसी मार्बल कैंसर के चलते ताजमहल जूझ रहा है। और ताजमहल में इसी के देखते ताजमहल के आसपास में आप सुने होंगे कि 7 से 8 किलोमीटर के रेडियस में कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, वो इसलिए बैन किया गया है, या ताजमहल के 7 से 8 किलोमीटर के रेडियस में कोई गाड़ी वगैरह को आया जाया नहीं देने जाता है, इसीलिए कि जो उससे एग्जॉस्ट के रूप में नाइट्रोजन और सल्फर जैसे गैस निकलते हैं वो वहां पर जाकर के क्या करे सर, एसिड रेन का फॉर्मेशन ना करे और मार्बल का जो कलर है उसको डिस्कलर ना करे। तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो अम्ल वर्षा है ये मेनली रूप से किसका कारण बनता है, तो सर मार्बल कैंसर का कारण बनता है। मार्बल कैंसर क्या है, तो सर मार्बल के कलर को परिवर्तित कर देगा, यानी कि बदल दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी चमक खराब हो जाएगी, तो इसको हम लोग मार्बल कैंसर के रूप में देखते हैं। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत है। ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका कोई लेना देना ही नहीं है। चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि एसिड रेन इज काउज्ड ड्यू टू नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड द काउजेज ऑफ मार्बल कैंसर इज एसिड रेन। मार्बल कैंसर का कारण क्या है, तो सर अम्ल वर्षा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। आपका पहला ऑप्शन है पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। क्या होगा इसका आंसर? मेरे बेटे ध्यान में रखेंगे कि गन पाउडर को ही क्या बोला जाता है, बारूद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बारूद बोला जाता है। इसी को हम लोग ब्लैक पाउडर के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग ब्लैक पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका गन पाउडर होता है ये एक्चुअली में किसका मिश्रण होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना, ये एक्चुअली में चारकोल प्लस सॉल्ट पीटर, चारकोल प्लस सॉल्ट पीटर और साथ ही साथ सल्फर का मिश्रण होता है। जो आपका बारूद है जिसको आप ब्लैक पाउडर या गन पाउडर बोलते हैं, ये किसका मिश्रण होता है, तो सर चारकोल का, सॉल्ट पीटर का और सल्फर का मिश्रण होता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे सॉल्ट पीटर किसको बोला जा रहा है, तो भाई मेरे सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जा रहा है। इसी को सोरा भी बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, KNO3 कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो बारूद है वो चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर से मिलकर बना होता है, या बारूद जो है वो चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का मिश्रण होता है। ध्यान में रखिएगा कि बारूद क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे एक प्रकार का मिश्रण है। बारूद क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट। आप कहेंगे सर नहीं, इसमें क्या चाहिए, तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए। दूसरा है पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, बिल्कुल नहीं। तीसरा है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। आप कहेंगे सर सही आंसर यही है, पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। ये भी गलत है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये कंपोजिशन आप जरूर याद रखिएगा। और ऐसे एक साधारण क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि बारूद डैश है, तो आप कहेंगे बारूद मिश्रण है। क्या है सर? मिश्रण है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बड़ा ही आसान सा सवाल, प्रीवियस ईयर में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि वहां पे अलग अलग पूछा गया था, लेकिन प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपको सम्मिलित रूप से दे दिया गया है। क्या कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त हैं मैग्नीशियम एवं मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं कोबाल्ट, तीसरा है मैग्नीशियम एवं फेरस और चौथा है निकेल एवं फेरस। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों से जानना चाहूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः कौन से धातु मौजूद होते हैं, और मैंने कई बार इस चीज को कराया है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आपसे पूछा जा रहा है
कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम थाइसल्फेट, तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट और चौथा है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ये जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, ये जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर KNO3 होता है। इसका जनरली उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो सर विस्फोटक पदार्थ वगैरह को बनाने के लिए करते हैं। कहां पे करते हैं? विस्फोटक पदार्थ वगैरह बनाने के लिए करते हैं। ये जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है, इस सोडियम थायोसल्फेट के विलयन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो सर फोटोग्राफी में किया जाता है। जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है सर, इसका फॉर्मूला KMnO4 होता है। इसी को क्या बोला जाता है? सर लाल दवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाल दवा बोला जाता है। और ये एज अ एंटीसेप्टिक क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट है सर, इसका इस्तेमाल हड्डी के निर्माण में होता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो आप कहेंगे सर जब आप कह रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा बोला जा रहा है, दवा आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रख लेना है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो कैसा होता है, यानी कि इसका रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी गहरा जामुनी होता है। कैसा होता है? गहरा जामुनी होता है। बस ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान में रखिएगा कि सोडियम थायोसल्फेट विलयन का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो आप कहेंगे फोटोग्राफी में किया जाता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? पहला अवस्था है अंतरावस्था, पूर्वावस्था, तीसरा है मध्यावस्था और चौथा है जाइगोटीन में। आप कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, इसको तो हम लोग कभी समझे ही नहीं। मेरे मित्र यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है सेल डिवीजन की। किसकी की जा रही है? सेल डिवीजन की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन क्या होता है? मैंने पीछे के सेशन में बताया है। कोशिका विभाजन आप कहते हैं कि गुरुजी पेरेंट सेल से डॉटर सेल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कहलाती है। सीधे सीधे क्या कहते हैं चेला कि जो कोशिका के जनन करने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन बोला जाता है। आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया है पीछे के सेशन में कि सामान्यतः हम लोग दो प्रकार पढ़ते हैं। कौन कौन सा? तो पहला हम लोग पढ़ते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। एक और होता है जिसको हम लोग असूत्री कोशिका विभाजन, अमिटोसिस भी कहते हैं, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप सिर्फ ये समझेंगे कि सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन वो कोशिका विभाजन होता है जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी आधी हो जाती है। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन है ये 5 चरणों में क्या होती है? कंप्लीट होती है। जो इसका अगर स्टेप की बात करेंगे तो क्या कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है इसका रेस्टिंग या फिर इंटरफेस, रेस्टिंग या फिर इंटरफेस। दूसरा कौन सा होता है? तो सर रेस्टिंग और इंटरफेस के बाद होता है आपका प्रोफेज। प्रोफेज फिर क्या होता है? फिर होता है आपका मेटाफेज, मेटाफेज। और फिर क्या होता है? फिर होता है आपका एनाफेज। और फिर क्या होता है? तो फिर होता है आपका टेलोफेज। यानी कि जो आपका समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये कितने चरणों में होता है? आप कहेंगे गुरुजी 5 चरणों में होता है। कौन कौन सा? तो सर रेस्टिंग स्टेज और इंटरफेज, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज। ध्यान देंगे कि अब इन सभी में क्या होता है सर? तो सर रेस्टिंग और इंटरफेज इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? विश्रामावस्था कहते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? विश्रामावस्था। तो
कोशिका विभाजन से पहले जो कोशिकाएं रेस्ट स्टेट में होती है, यानी कि विश्राम की अवस्था में होती है, उस फेज को रेस्टिंग या इंटरफेज बोला जाता है। यानी कि अब कोशिका विभाजन के लिए जाएगी। ऑपरेशन थिएटर में कैसे होता है सर, कि आपको डॉक्टर समय दे दिया है कि 9 बजे बउआ ऑपरेशन होगा तोहर, अब 9 बजे आप वहां जाइए, आपको बैठा दिया जाएगा बाहर, फिर 15 मिनट के बाद कंपाउंडर आएगा, एकदम पीठ सहलाते हुए ले जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में बैठा दिया जाएगा। और कांच से आप देखेंगे कि एगो आदमी को पटक के 4 आदमी ओकरा गिधर रहा है, कभी इधर कैंची चला रहा है, कभी इधर कैंची चला रहा है, तो आदमी तो हदर जाता है सर। तो जो ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन थिएटर में आप जाकर के ये सब फिनोमिना देख रहे हैं, ये आपका क्या है, विश्रामावस्था वाला एज है। तो सेम वही कोशिका विभाजन में क्या होता है सर, विश्रामावस्था वाला एज होता है विभाजन से पहले। नेक्स्ट ये होता है प्रोफेज की। जब हम लोग बात करते हैं तो सर जैसे ही कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है, कोशिकाओं में निर्जलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि उससे जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इसी फेज को हम लोग प्रोफेज कहते हैं। और नेक्स्ट होता है मेटाफेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यावस्था बोलते हैं। अब ये हुआ पहला, सेकेंड, क्या हो गया, थर्ड, तो इसको मध्यावस्था न बोला जाएगा। इस अवस्था में क्या होता है, क्योंकि प्रोफेज के दौरान कोशिकाओं से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, तो कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र वगैरह होते हैं वो हम लोग को अच्छी तरह से और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना शुरू कर देता है। यानी कि मेटाफेज में हम लोग को गुणसूत्र जो है वो अच्छे तरीके से, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है। और एनाफेज में क्या होता है, तो सर इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आप कह सकते हो तर्कु का निर्माण होता है, सॉरी तर्कु का निर्माण मेटाफेज में ही हो जाता है। एनाफेज में गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है वो अलग अलग हो जाता है। और टेलोफेज में क्या होता है, तो सर आपको 2 संतति कोशिका मिल जाती है। मतलब ये हुआ कि समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान रेस्टिंग वाला फेज, यानी कि विभाजन से पहले कोशिका की विश्रामावस्था वाली अवस्था है। प्रोफेज में जैसी कोशिका विभाजन शुरू होगा निर्जलीकरण स्टार्ट होगा, निर्जलीकरण यानी कि जल निकलेगा, तो कोशिका के अंदर जो मेन पार्ट होंगे वो हमको दिखाई पड़ेंगे, उसमें गुणसूत्र भी अच्छे तरीके से दिख सकता है। एनाफेज में क्या होगा, तो सर एनाफेज में गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर है वो अलग अलग हो जाएगा। टेलोफेज में क्या होगा, संतति कोशिका मिल जाएगी। यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में आप क्या देखते हो, तो सर गुणसूत्रों की आकृति को आप अच्छी तरह से समझ पाते हो। तो क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जा सकता है, अंतरावस्था, आप कहेंगे नहीं, पूर्वावस्था नहीं, मध्यावस्था, आप कहेंगे सर जब आपने मेटाफेज को मध्यावस्था बोल दिया है तो कहीं नहीं हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल होगा सर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है, प्रेरक, संधारक, परिणामित्र और प्रतिरोधक, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि ट्यूबलाइट के साथ जो चौक लगा हुआ रहता है उसका मूलतः काम क्या होता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये जो चौक है ये ट्यूबलाइट को क्या करता है, हाई वोल्टेज प्रदान करता है, किस लिए, जलने के लिए, और साथ ही साथ धारा को नियंत्रित करके रखता है। अगर धारा नियंत्रित न रहे तो ट्यूबलाइट सही से जल नहीं पाएगा और खराब होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ध्यान में आप ये रखिएगा, ये जो चौक होता है इसको जनरली इंडक्टर बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। मतलब ये जलने के लिए हाई वोल्टेज प्रदान करता है और क्या करता है, तो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। तो कहीं ना कहीं ये किसका काम कर रहा है, तो सर प्रेरणा देने का काम कर रहा है कि नहीं चला तोरा जलना ही है, जितना वोल्टेज लगेगा हम दे रहे हैं, और तो तुमसे धारा बहेगी उसको भी हम क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि क्यूरी किसकी यूनिट है, बताइए इसमें कोई दिक्कत होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आप जरूर परिचित होंगे। आप कहेंगे सर मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी और हेनरी बेकरल तीनों मिलकर के क्या किए थे, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, और इस तीनों को इसी खोज के चलते सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मेरे मित्र यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो रेडियो धर्मिता होती है उसका यूनिट क्या होता है, क्यूरी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो आप इस चीज को भी अपने माइंड में रखेंगे कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे क्यूरी है। क्या है? क्यूरी है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने करा, तब आप हेनरी बैक्यूरेल का नाम लेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रेडियोधर्मिता की खोज सम्मिलित रूप से करा है, तब मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल तीनों का नाम लेंगे। साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गामा किरणों की खोज किसने की, तो आप क्या कहेंगे? हेनरी बैक्यूरेल ने की। आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे गामा किरणों की ऊर्जा और किरणों की तीव्रता से हमको कोई मतलब नहीं है, ये कार्यफलन क्या है ये बता दो। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग कार्यफलन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि निर्वात में किसी ठोस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, निर्वात में किसी ठोस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? तो सर कार्यफलन कहलाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि कार्यफलन क्या होता है, तो आप कहेंगे निर्वात में किसी ठोस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो प्रयुक्त आवश्यक ऊर्जा होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर की, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, तीसरा है 1 mm की और चौथा है 1 मीटर की। क्या होगा इसका आंसर? तो भाई मेरे आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। और साथ ही अगर हम लोग बात करें इसको सेंटीमीटर में बदलने की, तो आप कहते हैं कि गुरुजी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और इसी को 10⁻² सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं। भाई बा 10⁻⁻6 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? आप कहेंगे गुना कर दीजिए। तो 10⁻6 इंटू 10⁻², चला जी जुटेगा पावर, आप कहिएगा प्लस माइनस माइनस 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा जा रहा है कि अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। तो मेरे मित्र यहां पे आपको सुपर कूलिंग का डेफिनेशन याद रखना हो। सुपर कूलिंग क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी तरल को बिना ठोस अवस्था में लाए, किसी तरल को बिना ठोस अवस्था में लाए हिमांक बिंदु से, ठोस अवस्था में लाए हिमांक बिंदु से नीचे के ताप पर ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? तो सर सुपर कूलिंग यानी कि अति शीतलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अति शीतलन कहलाती है। क्या कहिएगा कि जो सुपर कूलिंग यानी कि अति शीतलन है वो क्या है? तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, किसी तरल को बिना ठोस अवस्था में लाए हिमांक बिंदु से नीचे के ताप पर ठंडा किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कूलिंग कहते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है, गलनांक से नीचे, हिमांक से नीचे, गलनांक पर, गलनांक से ऊपर, क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर अभी ना बताए हिमांक बिंदु से नीचे के ताप पर ठंडा करने की प्रक्रिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सुपर कूलिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंडर कूलिंग भी कहते हैं। सुपर कूलिंग को ही क्या कहते हैं हम लोग? अंडर कूलिंग भी कहते हैं। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो सुपर कूलिंग यानी कि अति शीतलन की घटना है, इसकी खोज किसने करा था? तो फ़ारेनहाइट
नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था सर? फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने करा था। मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन ही करेंगे और टाइपिंग की समस्या आप सभी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। बस ये आपका एक ट्रायल था, तो उसने 20 क्वेश्चन टाइप करके इस तरह से दिया। अब जो आपका बाकी का सेट होगा वो आपका 25 क्वेश्चन का होगा, जो आपको लगातार 15 दिन 15 प्रैक्टिस सेट की जो बात की गई है वो आपको मिलेगा। अगर आप यहां से 15 दिन जोड़ेंगे तो 26 तारीख को आपका एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी एक दिन हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट के 2 क्लास देख लेंगे, जिसमें आपका पूरा 15 सेट कवर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।